अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं जी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी की। हम डिस्कस करेंगे कि बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसकी क्या डेफिनेशन है, इसका क्या फार्मूला है और किस तरह से न्यूमेरिकल्स में हम इसको यूज़ करते हैं और किस तरह से इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो न्यूमेरिकल्स में हम सॉल्व कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ठीक हो गया। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है। If a binomial experiment is repeated n number of times with p as probability of success and q as probability of failure, then the probability of every outcome of the binomial experiment is given by the successive terms in the expansion of binomial. ठीक है जी। वो कह रहे हैं कि अगर हमारा जो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट है, बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट कौन सा एक्सपेरिमेंट होता है, वो वाला एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर सिर्फ जस्ट उसके 2 आउटकम्स पॉसिबल होते हैं। ठीक है। और जो आउटकम्स होते हैं वो क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। ठीक है। दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। अगर एक होता है तो दूसरा नहीं होता, दूसरा होता है तो पहला नहीं होता। ठीक है। अच्छा जी। अब वो कह रहे हैं कि बाइनोमियल, कोई भी बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट अगर आप उसको n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करें, ठीक है, और P जो हो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो और Q उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हो, तो जो प्रोबेबिलिटी होगी हर आउटकम की, बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट के सब आउटकम्स में से, जो सारे आउटकम्स हैं उनमें से जो हर आउटकम की अपनी प्रोबेबिलिटी होगी, वो हमें कहाँ से पता चलेगी, अगर हम उसकी जो हमारे पास आगे सक्सेसिव टर्म्स आ रही हैं एक्सपेंशन में, ठीक है, P प्लस क्यू पावर n जो उसकी एक्सपेंशन है उसके अंदर जो टर्म्स हैं उनसे हमें हर आउटकम का पता चल सकता है। कैसे? p प्लस क्यू पावर n, ये हमारे पास क्या है, एक बाइनोमियल है। ठीक है। और ये जो आगे सारी ये वाली इक्वेशन है, ये क्या है, ये इसकी एक्सपेंशन है। ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल। और इसमें ये जो सेलेक्टिव एक एक पार्ट है, ये क्या है, सक्सेसिव टर्म्स हैं। ठीक है। ये हर एक एक टर्म है इस एक्सपेंशन में, और इसको हम सक्सेसिव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये साथ साथ है, एक के बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। ठीक हो गया। तो वो क्या है इस मतलब इस सारी डेफिनेशन का कि पूरी जो हमारी बाइनोमियल है, इसकी जो एक्सपेंशन वाली टर्म है उसमें जो हर एक सक्सेसिव टर्म है उससे हमें हर आउटकम के बारे में पता चल सकता है। अगर हम P को लें सक्सेस के तौर पर और Q को लें फेलियर के तौर पर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कॉइन को टॉस कर रहे हैं और हेड जो है वो आपका सक्सेस है कि अगर हेड आ गया तो आप विन कर जाएंगे, और अगर टॉस टेल आ गया तो आप लूज़ कर जाएंगे। ठीक है। तो पी जो होता है वो सक्सेस है, तो हेड आपका सक्सेस है तो पी क्या होगा, हेड होगा, और क्यू क्या होगा, टेल होगा। ठीक है। और ये हर एक टर्म जो है, हर एक सेलेक्टिव, फॉर एग्जांपल आप जानना चाह रहे हैं कि अगर आप कॉइन को टॉस करें, दो फॉर एग्जांपल 5 कॉइन्स हैं, उनको आप टॉस करें तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 कॉइन्स जो हैं उनके ऊपर हेड आए और 3 के ऊपर टेल आए। ठीक है। तो ये वाली जो टर्म है सक्सेसिव टर्म्स में से एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल में, ये वाली जो टर्म है ये हमें बता रही है कि 2 के ऊपर हेड आ रहा है, P हेड को डिनोट कर रहा है और Q किसको डिनोट कर रहा है, टेल को। तो n-2 अगर आप करें तो हमारा आंसर आता है 3। ठीक है। तो P जो है वो बता रहा है कि 2 के ऊपर हेड आ रहा है और Q बता रहा है कि 3 के ऊपर टेल आ रहा है। ठीक है। तो अगर हम जानना चाह रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 5 कॉइन्स को आप टॉस करें और 2 पे हेड आए और 3 पे टेल आए, तो हमें इस टर्म से पता चलेगा। ठीक हो गया। ये इक्वेशन हमने किस तरह बनाई है, ये हम बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट में ये वाली इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है। किस तरह से बनाते हैं, अगर आपके बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट में नंबर ऑफ़ ट्रायल्स जो आप ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल कॉइन्स जो हैं वो आप क्या कर रहे हैं, 3 से ज़्यादा ले रहे हो, तो 4, 5, 6 हो, मतलब अबव देन 3 हो, तो फिर हम ये वाली इक्वेशन यूज़ कर रहे होते हैं। और ये इक्वेशन कैसे बनती है, P प्लस क्यू लेकर उसकी पावर n। अब फॉर एग्जाम्पल आपके 5 कॉइन्स हैं तो n 5 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर P की पावर n होती है, n की जगह हर जगह पर वो लग जाएगा जो जितने आपके नंबर ऑफ़ कॉइन्स हैं, जितने भी आपके नंबर ऑफ़ ट्रायल्स हैं, तो हमारा 5 है तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है। और ये CPQ क्या है, हमारे पास कम्बिनेशन रूल ऑफ काउंटिंग है, और इसका क्या फार्मूला होता है, ये हमारे पास C का फार्मूला होता है। ठीक है। NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक हो गया। ये इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो P है वो भी हमें बता रहा है कि हेड के आने के कितने चांसेस हैं, Q हमें बता रहा है कि टेल के आने के कितने चांसेस हैं। कोई भी सक्सेस है तो उसको आप P से, मतलब जो आपके लिए फॉर एग्जांपल मैच हो रहा है, तो आपके लिए क्या है कि विन होना आपके लिए सक्सेस है और लूज़ होना आपके लिए क्या है, फेलियर है। तो P आपका क्या हो जाएगा, विन
और जो लूज है मैच का वो आपके लिए क्या हो जाएगा क्यू। ठीक है, तो ये इसको हम क्या कहते हैं कि हम क्या जान रहे हैं, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी। हम कैसे जान रहे हैं, हर एक सक्सेसिव टर्म से हमें उसकी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का पता चल रहा है। ठीक हो गया, ये जनरली हमारे पास क्या है, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है और उसका फॉर्मूला। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस तरह से एग्जांपल्स में इसको यूज़ किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक एग्जांपल है, द प्रोबेबिलिटी दैट पाकिस्तान विल विन अ मैच इज 60%। ठीक है, दो कंट्रीज़ का मैच हो रहा है, एक हमारे पास पाकिस्तान है, एक कोई और कंट्री है। तो वो कह रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि पाकिस्तान जो मैच को जीत रहा है, ये उन्होंने हमें गिवन डाटा दे दिया। ठीक है, पहले वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी 60% है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ से सिंपल आगे वाली बात जानने से पहले सबसे पहले तो हम ये देखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विन उसकी कितनी है, 60% है। ठीक है, तो 60% जो है वो 60% को आप उसमें कन्वर्ट करें तो आप उसको डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। ठीक है, 60 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा हमारे पास उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विन। उसके अलावा वो क्या कह रहे हैं कि इन अ सीरीज ऑफ 5 मैचेस वट इज़ द प्रोबेबिलिटी, अगर हम 5 मैचेस खेल रहे हैं, पाकिस्तान अगर 5 मैचेस खेल रहे हैं किसी और के साथ, तो क्या उसकी प्रोबेबिलिटी है, पाकिस्तान विल विन ऑल मैचेस। ठीक है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। सबसे पहले इस बात से जानने से पहले हमने ये जो 60% कहा था, अगर इसको आप सॉल्व करें 60 डिवाइडेड बाय 100 को, तो हमारे पास आंसर आता है 3/5। ठीक है, ये 0 0 से कट जाएगा और इसके अलावा जो है क्या होता है, 3 जो है वो 2 जो है 3 ज़ार 6 होता है और 5 ज़ार 10 होता है। ये आ गई हमारे पास पी की वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ विन करने की। ठीक हो गया। उसके बाद क्यू, जब उसके विन करने की 60% प्रोबेबिलिटी है तो उसके लॉस करने की 40% प्रोबेबिलिटी होगी। टोटल 100 होता है, तो 60 विन करने की है तो लॉस करने की कितनी होगी, 40। जब उसके विन करने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 60% है तो लॉस करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 40% होगी। ठीक है, तो अगर आप क्यू फाइंड आउट करें तो उसके लिए हम क्या करें, 40 डिवाइडेड बाय 100 करें, 40 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो इसको आप फाइंड आउट करें तो ये हमारे पास क्या बनता है, 2/5 बनता है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 2/5 अगर आप क्यू फाइंड आउट करें। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास सिंपल सा ये भी फार्मूला होता है कि अगर आपने पी फाइंड आउट कर लिया है तो उससे डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, क्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 1 माइनस पी करके। ठीक है, 1 ये हमारे पास फार्मूला होता है पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो उसमें से अगर आपको पी फाइंड आउट करना है या आपको क्यू फाइंड आउट करना है तो आप उस फार्मूला को थोड़ा सा चेंज कर लें। ठीक है, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है। अगर यहाँ से आपको अब पी चाहिए, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करें, इस क्यू को उठा के इधर ले जाएं तो ये इधर से जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये पी हो जाएगा 1 माइनस क्यू। ठीक है, इसी तरह अगर आपको क्यू चाहिए तो आप क्या करें, पी को उठा के इधर ले जाएं तो क्यू यहीं रहेगा, तो वो बन जाएगा 1 माइनस क्यू। ठीक है, सॉरी 1 माइनस पी। तो इस तरह से यहाँ पर इन्होंने ये फार्मूला लिखा है 1 माइनस पी, जो कि हमारे लॉस को, मतलब पाकिस्तान के लॉस को जो प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 माइनस पी, पी हमारे पास 3/5 आ गया 60 डिवाइडेड बाय 100 करने से। ये इस 5 का 5 मैचेस से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, ये जो हम यहाँ पर हमारा जो डाटा है ना, वो सिर्फ हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की इंफॉर्मेशन से पता चल रहा है। ठीक हो गया, तो ये 60 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 3/5 आ जाएगा, और ये 40 डिवाइडेड बाय 100 करें या फिर 1 माइनस पी करें तो हमारे पास आ जाएगा 2/5। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। सबसे पहले आपको पी और क्यू जो है वो बिल्कुल सही जान लेना। अगर आपने पी और क्यू गलत निकाला तो आगे आपका सारा आंसर, सारा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास गिवन डाटा था जहाँ से हमें पी और क्यू पता चल गया। अब हम देखते हैं उन्होंने हमसे पूछा क्या है। उन्होंने हमसे पहला क्वेश्चन पूछा है, क्या प्रोबेबिलिटी है इन अ सीरीज ऑफ 5 मैचेस। ठीक है, इन अ सीरीज ऑफ 5 मैचेस। अब उन्होंने हमें एन जो दिया है वो क्या है, 5 है। ये एन हमारा 5 है। ठीक हो गया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 5 मैच खेले हैं पाकिस्तान ने और वो क्या करे, सब मैचों को जीत जाए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑल मैचेस। तो हमारे पास जो यहाँ पर इक्वेशन बनेगी 5 वाली, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, अपनी ये वाली इक्वेशन बना लेनी है। ये जो हमारे पास इक्वेशन थी, ठीक है, इस सारी इक्वेशन में जब आप 5 पुट करें, क्योंकि हमारे पास उन्होंने एन क्या दे दिया, 5 दे दिया, 5 मैचेस हैं हमारे। ठीक है, तो इस इक्वेशन में आप 5 को यूज़ करते हुए उसको मतलब इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी हमें जाननी है पी प्लस क्यू की पावर 5 को। ठीक है, यहाँ पर पी नहीं लिखे, डायरेक्ट पी प्लस क्यू की पावर 5। सही हो गया। इसको हम देखें तो p की पावर n है, तो हमारा जो यहाँ पर 5 है ये भी n था ना, तो n p की पावर n है तो p की पावर 5 हो जाएगी। ठीक है, पहले आप 3 4 CPQ लिख लें। अब देखें कि पहला c जो है वो c की पावर यहाँ पर लेफ्ट साइड पे सब जगह पे 5 5 5 आ जाएगी।
ठीक हो गया। अब ये 1 आ जाएगा C1, ये C2, C3, C4, ठीक है। P के ऊपर भी पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 एंड सो ऑन। और जो Q है वो हमारे पास क्या होता है, n-1, ठीक है। Q पहला क्या है n-1, दूसरा क्या है n-2, तीसरा क्या है n-3। तो अगर n आप -1 करें मतलब 5 -1 हुआ, क्योंकि n हमारा 5 है, तो 5 -1 करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या था n-2, ये n-1 है, ये n-2 है, ये n-3 है, तो यहाँ आ जाएगा n-2 करें, 5 -2 करें तो हमारा क्या आ जाएगा 3, ठीक है। 5 -3 करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 2, 5 -4 करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। अब इससे आगे आप नहीं करेंगे, यहाँ पर जब Q के ऊपर 1 आ जाए तो इससे आपको ये पता चल जाता है कि आपने यहाँ पर एंड कर देना आगे, और फिर CPQ नहीं लिखना, क्योंकि अगर आप आगे लिखेंगे तो 5 -5 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पावर 5 है, तो n-5, 5 -5 = 0, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इस वजह से हमें आगे ये इक्वेशन और एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, तो एंड में आप लिख देंगे Q5, ठीक है। पहला PN है और लास्ट में QN है, ठीक है। और बीच में वो सारी इक्वेशंस लिखनी है जब तक आपका Q की पावर क्या हो जाए, 1 ना हो जाए, ठीक हो गया। ये हमने सबसे पहले एक जनरल इक्वेशन बना ली, ये भी आप बेशक पहले ही बना लें, यहाँ पर P बनाए, Q बनाए, जब आप जान लें तो फिर आप ये इक्वेशन भी बना लें। उसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने हमसे पूछा क्या। उन्होंने हमसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि पाकिस्तान सारे मैचेस जीत जाएगा। अब ये यहाँ पर ये जो सारी सक्सेसिव ये जो टर्म्स हैं, ये एक बात बता रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये बता रही है प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑल मैचेस। हमने क्या कहा था, P हमारा क्या है विन और Q हमारा क्या है लॉस, ठीक है। तो ये P5 बता रही है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि पाकिस्तान 5 मैच जीत जाएगा, ठीक है। ये Q5 बता रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि पाकिस्तान 5 मैच हार जाएगा, ठीक है। ये हमें ये बता रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि पाकिस्तान जो है वो 2 मैच जीत जाएगा 5 में से और 3 हार जाएगा, ठीक है। क्यों P हमारा जो है वो जीतने को बता रहा है, Q हमारा हारने को बता रहा है, ठीक है। तो अब P के ऊपर पावर 2 है मतलब उसने 2 मैच जीते हैं, Q के ऊपर पावर 3 है मतलब उसने 3 मैच हारे, ठीक है। तो ये हमें ये प्रोबेबिलिटी बता रहा है कि पाकिस्तान के 2 मैच जीतने और 3 मैच हारने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ये हमें ये बता रहा है कि पाकिस्तान के 4 मैच जीतने की और 1 मैच हारने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ये हमें बता रहा है पाकिस्तान के 1 मैच जीतने की और 4 हारने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। यानी हर टर्म हमें अलग अलग बात बता रही है। अब उन्होंने हमसे पूछी ये है कि आप ये प्रोबेबिलिटी बताएं कि पाकिस्तान सारे 5 के 5 मैच जीत जाएगा। तो ये वाली टर्म हमें बता रही है कि पाकिस्तान 5 मैच जीतेगा या नहीं, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या आएगी P5, P की वैल्यू क्या थी 3/5, तो वो आप 3/5 यहाँ पुट कर देंगे, उसकी पावर हमारे पास 5 आ गई। इसको आप जब वो करेंगे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 0.0776 प्रोबेबिलिटी है कि पाकिस्तान जो है वो क्या करेगा 5 मैच जीत जाएगा, अगर उसके जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है 60% है, ठीक हो गया। और नेक्स्ट हमारे पास आता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि पाकिस्तान 1 मैच जीतेगा और 3 मैच जीतेगा। अब हमें ये जो उन्होंने 2 बातें कही हैं, एक 1 का क्या है, एक 3 का क्या है, अब इनको आपको अलग अलग देखना है, ठीक है। अब इनमें से कौन कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिससे ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान जो है वो 1 बार जीतेगा, सिर्फ 1 दफ़ा एक मैच जीतेगा, ठीक है। उन्होंने हमें 1 और 3 मैच जीतने की बात की है ना, तो P जो है वो बता रहा है कि कितनी दफ़ा जीतेगा। जब ये 1 जीतने की बात है तो क्या मतलब है कि P1 चाहिए हमें, ठीक है। और जब 3 जीतने की बात है तो इसका क्या मतलब है कि हमें क्या चाहिए P3 चाहिए, ठीक है। अब इसमें कहाँ कहाँ पर P1 और P3 प्रेजेंट है, ये रहा हमारे पास P1 और ये रहा हमारे पास P3, ठीक है। जब पाकिस्तान 1 मैच जीतेगा तो इसका क्या मतलब है कि 4 हारेगा, क्योंकि मैच तो 5 थे। और अगर पाकिस्तान 3 मैच जीतेगा तो क्या मतलब है कि वो 2 हारेगा, ठीक है। तो मतलब हमें ये वाली एक ही क्वेश्चन चाहिए जिसमें वो 1 मैच जीतने की बात करें, और ये वाली एक ही क्वेश्चन चाहिए जिसमें वो 3 मैच जीतने की बात करें, ठीक हो गया। अब देखें तो यही हमारे पास इन दोनों इक्वेशंस को जो इक्वेशंस हमें बनेंगी कि ये वाली हमें चाहिए, जो हमारी टर्म्स आएंगी ये सक्सेसिव एक्सपेंशन में से, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, हम उन दोनों टर्म्स को आपस में प्लस कर देंगे, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गई ये वाली पूरी टर्म और ये आ गई ये वाली पूरी टर्म, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है कि ये वाले जो हमारा ये पोर्शन है ये 5C1 ये क्या है, ये हमारे पास कम्बिनेशन रूल ऑफ काउंटिंग है, जिसके ऊपर यहाँ पर n होता है और ये हमारा r होता है, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखेंगे इसको आप बिना कैलकुलेटर के यहाँ पर मतलब इवेलुएट करके सही से कैसे करते हैं, तो ये होगा
इसका फार्मूला होता है हमारे पास कि n जो है क्या इसको कहते हैं फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये जो ऊपर वाला लेफ्ट पे जो आइटम होता है, जो डिजिट होता है, वो हमारा n बता रहा होता है, और ये जो नीचे हमारे पास राइट में होता है ये हमारा r होता है। मतलब क्या है, n हमारा यहाँ पर 5 है और r हमारा यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या है हमारे पास, इसका फार्मूला हमने यहाँ लिखा हुआ था, ये रहा। ठीक है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। अभी हमने नीचे क्या बताया कि हमारा n क्या है 5 है और हमारा r क्या है 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 1 फैक्टोरियल, और n माइनस r मतलब 5 माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक हो गया, 5 माइनस 1 करेंगे आप तो वो क्या आ जाएगा 4 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, क्योंकि n माइनस आर करें तो 5 माइनस 1 करेंगे ना तो 4 आ जाएगा। ठीक हो गया, यही जो टर्म अभी मैंने बोली बिल्कुल एग्जैक्टली वही यहाँ पर लिखी हुई होगी। ये देखें, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। ठीक हो गया, ये वो इक्वेशन आपने याद कर लेनी है, उसको यहाँ साथ में लिख लेना है और उससे आपको समझ आएगी कि आपने किस तरह उसको यहाँ पर यूज़ करना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट अब ये देखें, ये हमारे पास P है। P क्या था, P हमने जो ऊपर निकाला हुआ है वही एग्जैक्टली यूज़ होगा फुल आगे सारे न्यूमेरिकल में। ये 3/5 था और Q क्या है 2/5। ठीक हो गया, P1 है तो 3/5 की पावर 1 आ जाएगी। ठीक है, Q4 है तो 2/5 की पावर 4। अब यहाँ पर सेम वही काम यहाँ पर भी करना है। यहाँ पर हमारा R1 था, यहाँ पर हमारा R3 है। ठीक हो गया, तो यह आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो n हमारा 5 है तो 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r हमारा 3 है तो 3 का फैक्टोरियल, और n माइनस r मतलब 5 माइनस 3। ठीक है, 5 माइनस 3 तो उसको करें आंसर तो आएगा 2 फैक्टोरियल। ठीक हो गया, तो ये बनता है। अच्छा, और यहाँ पर हमारा P क्या है 3/5 है तो 3/5 का क्यूब आ जाएगा। Q क्या है 2/5 तो 2/5 का स्केयर आ जाएगा। ये यहाँ तक होगी बात। अब ये फैक्टोरियल आपने कैसे सॉल्व करना है। फैक्टोरियल ये जो टर्म ये सिंबल जो है इसको हम फैक्टोरियल कहते हैं। ये कैसे सॉल्व होता है कि इससे पीछे जितने भी आइटम्स हैं, जितने भी नंबर्स आते हैं, नंबर में आप देखें 1 2 3 4 5 में जितने भी नंबर इससे पीछे आ रहे होते हैं उस वर्ड के, हम उन सब के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 5 फैक्टोरियल का क्या मतलब है कि इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, इसके पीछे कितने आते हैं, 5 के बाद आता है 4 3 2 1 और बस। ठीक है, तो ये हमारे पास इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, 7 फैक्टोरियल का क्या मतलब होगा, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 1। आगे समझ, ये इस तरह होता है। 5 फैक्टोरियल को आपने सॉल्व करना है कि उसके पीछे वाले नंबर से आप उसको मल्टीप्लाई कर दें। नीचे आ जाए तो 1 फैक्टोरियल का क्या मतलब है, 1 से पीछे कुछ भी नहीं बचता। ठीक है, जीरो नहीं आपने इसमें काउंट करना, तो सिर्फ 1 वैसे का वैसे आ जाएगा। 4 फैक्टोरियल का क्या मतलब है कि 4 के पीछे कौन कौन से आते हैं, 4 3 2 1, इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ तक हो गया काम। अब ये हो गया 3/5। अब ये 2 जो है इसका आप अगर वो लें क्यूब 4 इसका लें ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16, ये आ गया 16। 5 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आ जाएगा 625। अब ये 5 फैक्टोरियल एग्जैक्टली इसी तरह बिल्कुल सॉल्व करेंगे। 5 4 3 2 1। 3 फैक्टोरियल क्या है 3 2 1, और 2 फैक्टोरियल क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक हो गया, और ये हमारे पास जब आप 3 का क्यूब लें तो वो 27 आता है, 5 का क्यूब लें तो 125 आता है, 2 का स्केयर ले लें तो हमारा 4 आ जाएगा, और 5 का लेंगे 25। आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं कि पहले आप अलग अलग सबका क्यूब ले लें, ठीक है, फिर इनको डिवाइड कर लें। आप इनको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि आप 3/5 को डिवाइड कर लें, 2/5 को डिवाइड कर लें और ब्रैकेट में लिख लें, और फिर उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा आपका पॉइंट्स में, आप उसका जो है वो पावर लेते जाएं। जैसे आपको इजी लगता है आप वैसे सॉल्व कर लें, दोनों तरह से आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करें, अगर हम इसको पूरे को मल्टीप्लाई करने के बजाय डायरेक्ट देखें तो 4 3 2 1 4 3 2 1 ये आपस में क्या है कैंसिल हो रहे हैं। डिवीजन में ऊपर नीचे वाले सेम वर्ड्स जो हैं क्या होते हैं आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो ये 4 3 2 1 और ये 4 3 2 1 एक्जैक्टली सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर हमारे पास सिर्फ बच गया 5। ठीक है, ये 4 भी इसी के साथ कैंसिल है। अच्छा, 5 बच गया हमारे पास, और ये 3/5 है और ये 16/5 है। यहाँ पर आप देखें तो ये 3 2 1 और ये 3 2 1 ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा। और जब ये 3 2 1 और 3 2 1 आपस में कैंसिल होंगे, ठीक है, तो ये कैंसिल होता है 2 1 ज़ार 2 और ये 2 2 ज़ार 4। ठीक है, 2 2 ज़ार 4, तो 5 2 ज़ार क्या आ जाएगा 10। अगर आपको यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन भी हो तो आप देखें 3 2 1 और 3 2 1 सिंपली आप इन दोनों को जब आप डिवाइड कैंसिल कर देंगे 3 2 1 और 3 2 1 को,
इस तरह से इन तीनों को जब आप कैंसिल कर दें तो हम उसके बाद 5 4 क्या होता है 10 होता है। तो आप यहाँ पर लिख लें अगले स्टेप में बेशक 10 डिवाइडेड बाय 5 4 क्या होता है 20 होता है। तो 20 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा हमारे पास, नीचे सिर्फ 2 बच गया तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो 2, तो 2 1 ज़ार और 2 10 ज़ार, तो हमारे यहाँ पर आंसर 10 आ जाएगा। ठीक हो गया, बाकी सारी टर्म्स ऐसे ही आएंगे। उसके बाद आप इन सबको अलग अलग सॉल्व करें, कैलकुलेटर में 3/5 करें, 16/625 करेंगे आ जाएगा, 27/125 करें, 4 डिवाइडेड बाई 25 करें, फिर इनको सबको आपस में मल्टीप्लाई करें, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करें, इनको एडअप करें तो आपका आंसर आ जाएगा 0.4224। 0.4224 प्रोबेबिलिटी है कि पाकिस्तान जब 5 मैच खेल रहा है तो उनमें से या तो वो 1 मैच जीते या वो 3 मैच जीते। अगर उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी 60% है और उसके हारने की प्रोबेबिलिटी 40% है, ये बात हमें ये भी साथ साथ याद रखनी है। ठीक हो गया, ये हो गया एक क्वेश्चन। दूसरा हमारे पास, तीसरा हमारे पास आता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि पाकिस्तान जो है वो लेस देन 2 मैचेस जीतेगा। ठीक है, लेस देन 2 मैचेस का क्या मतलब है, या तो 1 है या 0 है। ठीक है, या उसने 1 मैच जीता है या उसने कोई भी मैच नहीं जीता है। लेस देन 2, 2 नहीं आएगा इसमें, सिर्फ 1 या फिर 0। तो ये P1 हमें बता रहा है। आप फिर हर बात पे आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन की तरफ जाएंगे। तो ये P1 हमें बता रहा है कि उसके जीतने की 1 नंबर प्रोबेबिलिटी है, और ये Q5 हमें बता रहा है कि उसने 5 मैच हार दिए हैं। ठीक है, तो अब आप इन दो टर्म्स को यूज़ करेंगे, एक जिसमें उसके 1 दफ़ा जीतने की प्रोबेबिलिटी है और एक उसमें जिसके उसमें 5 दफ़ा हार जाने की प्रोबेबिलिटी है। इनको आप दोनों को अलग अलग उसी तरह से बिल्कुल सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास 5 जो है वो n है, ये 1 हमारा r है। आप बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह सॉल्व करेंगे जिस तरह आपने पहला वाला किया है। ठीक है, और फिर उनको एडअप करेंगे और हमारे पास एंड में जो आंसर आएगा वो ये हमें बताएगा कि ये प्रोबेबिलिटी है कि पाकिस्तान लेस दैन 2 मैचेस जीतेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है पाकिस्तान विल विन एटलीस्ट 3 मैचेस। एटलीस्ट का क्या मतलब होता है, एटलीस्ट का होता है कम अज़ कम। ठीक है, कम अज़ कम, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, अब कम अज़ कम क्या है कि या तो 3 जीतेगा या 4 जीतेगा या 5 जीतेगा, 2 या 1 जीतने वाली बात नहीं हो रही। ठीक है, 3 या 3 से ज़्यादा, कम अज़ कम 3 वो जीतेगा ही। ठीक है, जिस तरह हम कहते हैं ना कि कम अज़ कम ये काम, मतलब इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह एटलीस्ट 3 का क्या मतलब है कि 3 से ज़्यादा भी। अब 3 4 और 5 ये मैचेस की बात हो रही है। अब ये बता रहा है कि वो 3 मैच जीत रहा है, ये बता रहा है वो 4 मैच जीत रहा है, और ये बता रहा है कि वो 5 मैच जीत गया। अब आपने इस जो आपको क्वेश्चन देंगे ना, इसको सही गौर से पढ़ना है और इससे आपको सही पता चलेगा कि आपका क्या सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये हमें बता रहे हैं 3 दफ़ा जीतने की, 3 मैचेस जीतने की प्रोबेबिलिटी, ये 4 और ये 5। अब आप इन सबको सॉल्व कर लें एग्जैक्टली उसी तरह, इसकी आप प्रैक्टिस करें तो आपको समझ आएगी। ठीक है, और फिर आंसर्स को टैली करें तो आपको सारी समझ आ जाएगी। ठीक है, कि कैसे करना है, फैक्टोरियल को उसी तरह से सॉल्व करना है। अगर आप चाहें तो 3/5 और 2/5 को पहले सॉल्व कर लें। पॉइंट्स का अगर आप क्यूब और स्क्वायर लें तो आंसर आपके लिए लेना ज़्यादा इजी होगा। ठीक है, और अगर आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं, बड़े बड़े स्टेप्स के ज़रिए भी। ठीक है, जिस तरह से आपको ईजी लगता है आप वैसे कर लें और आपका आंसर एग्जैक्टली सेम आ जाएगा। ये हमारे पास आगे 0.68 प्रोबेबिलिटी है कि पाकिस्तान जब 5 मैच खेल रहा है तो उसमें से वो 3 या 3 से ज़्यादा जीत जाएगा, अगर उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी 60% है और हारने की 40% है। ठीक हो गया, फिर उन्होंने हमसे पूछा कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि पाकिस्तान सारे मैच हार जाएगा। तो Q5 हमें उसके लॉस की प्रोबेबिलिटी है, तो ये Q5 हमें बता रहा है कि वो सारे मैच हार जाएगा। तो हम सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे तो 0.01024 प्रोबेबिलिटी है कि वो सारे मैच हार जाएगा। इसी तरह वो हमसे कह रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि पाकिस्तान जो है वो 3 मैच एटमोस्ट 3, अच्छा जी, एटमोस्ट 3 का क्या मतलब है कि 3 या 3 से कम। ये एटमोस्ट का वर्ड क्या बताता है कि ज़्यादा से ज़्यादा। एटलीस्ट का वर्ड बताता है कम अज़ कम। ठीक है, कम अज़ कम। एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब इससे ज़्यादा की बात नहीं हमने आपसे पूछी, सिर्फ यहाँ तक की बात बताएं। एटमोस्ट 3 मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 का क्या मतलब है कि 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है या 0 भी हो सकता है। ठीक है, या तो उसने कोई मैच नहीं जीता, या 1 जीता है, या 2 जीते हैं, या 3 जीते हैं। 3 से ज़्यादा उन्होंने नहीं पूछा। ठीक है, मैक्सिमम 3 हो। तो मैक्सिमम 3 में एक तो यह आ जाता है जिसमें उसने कोई मैच नहीं जीता, और एक इसमें 1 मैच जीता। ये P हमें हर जगह बता रहा है। P1 है मतलब 1 मैच जीता है, P3 है उसने 3 मैच जीते हैं, P2 है तो उसने 2 मैच जीते हैं, 1 2 एंड 3, और इसमें उसने कोई मैच नहीं जीता।
ठीक हो गया। इसको आप सॉल्व कर लें सारी इक्वेशन को बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह, और फैक्टोरियल्स को सॉल्व करें, और फिर उसके बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आपको ये बताएगा कि ये प्रोबेबिलिटी है कि पाकिस्तान जो है वो एट मोस्ट 3 मैच जीतेगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे, और अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि आप इसको अगर साथ साथ टैली करेंगे तो आपको सारी समझ आएगी कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें हमारे पास थोड़ी सी मिस्टेक है, उसको मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। इन अ टेस्ट ऑफ 6 बल्ब ऑफ XYZ कंपनी, ठीक है, एक हमारे पास XYZ कंपनी है, XYZ मतलब कोई भी कंपनी नेम है, ठीक है, उसमें उन्होंने क्या किया है, 6 बल्ब का टेस्ट दिया है। ठीक है, 6 बल्ब हैं, उसका उन्होंने टेस्ट किया और उससे उन्हें पता चला है कि एक बल्ब जो है वो फॉल्टी है। ठीक है, एक ख़राब है। अब एक ख़राब है कि क्या मतलब है कि 6 में से जब एक ख़राब है तो बाकी 5 क्या है, ठीक है। ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि P हमारी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होती है और Q हमारे फेलियर की प्रोबेबिलिटी होती है। तो जो वर्किंग वाले बल्ब हैं वो क्या होंगे, P होंगे, और जो ख़राब वाले बल्ब हैं, फॉल्टी बल्ब हैं, वो क्या होंगे, Q होंगे। तो Q हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/6। ठीक है, क्यों, क्योंकि टोटल 6 बल्ब हैं और एक बल्ब उनमें से ख़राब है, तो वो हमारे पास M/N अगर हम करें तो एक बल्ब ख़राब है और हमारे पास जो 6 हैं वो ठीक है, तो 1/6 5 ठीक है, टोटल 6 हैं उसमें से एक ख़राब है, तो ये 1/6 आ जाएगा। और अगर आप इसको सिंपल देखें तो P हमारे पास जब एक ख़राब है तो पीछे 5 ठीक है, तो वो आ जाएगी 5/6। ठीक है, अगर आप वो ना भी करें तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, P = 1 - Q, या फिर Q = 1 - P। तो अगर आप यहाँ पे 1/6 करें माइनस, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5/6। ठीक है, Q हमारे पास क्या आ गया, 1/6, और P हमारे पास क्या आ गया, 5/6। ठीक हो गया। अब उन्होंने हमें आगे, अब अगली बात, पहले ये वाली बात हमने कर ली यहाँ तक, उसके बाद वो हमें क्या कह रहे हैं कि रैंडम उन्होंने एक सैंपल लिया जिसमें 8 बल्ब्स हैं। अब 8 बल्ब्स का क्या मतलब है, ये हमारा क्या है, N है। ये ऊपर वाली जो वो बात बताते हैं वो हमें Q और P फाइंड आउट करने के लिए बताते हैं, और ये जो हमें अगली बात वो बताते हैं वो हमें N फाइंड आउट करने के लिए बताते हैं। ठीक है, तो N हमारे पास 8 आ गया। अब सारी बात छोड़ के सबसे पहले अब क्या करें, P + Q की पावर N हमारा फॉर्मूला बना लें। ठीक है, पहला P8 आ जाएगा, फिर ये P1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, Q यहाँ पर N-1 करें तो 7 आता है, क्योंकि N हमारा 8 है, तो 8 - 1 करेंगे 7 आ जाएगा, 8 - 2 करेंगे 6 आ जाएगा, 8 - 3 करेंगे 5 आ जाएगा, 8 - 4 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 8 - 5 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 8 - 6 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 8 - 7 करेंगे तो 1 आ जाएगा। इससे आगे अगर आप जाएंगे तो 8 - 8 आएगा, तो वो हमारा आंसर 0 है, इस वजह से वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है, और एंड में हम क्या लिख देंगे, Q8। ठीक है, अब ये P8 बता रहा है कि 8 बल्ब ठीक हैं, और ये Q8 बता रहा है कि 8 बल्ब फॉल्टी हैं। ये क्वेश्चन आ गया। अब उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 3 बल्ब जो हैं वो फॉल्टी होंगे और 2 बल्ब जो हैं वो वर्किंग होंगे। ठीक है, तो अगर आप इस इक्वेशन में से देखें तो फॉल्टी को क्या हमने कहा था, फॉल्टी हमारा क्या है, Q है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें Q क्या है, 3 है, तो किस वाली टर्म में जो है वो Q की पावर 3 है। ठीक है, इस सारे में किसके ऊपर, Q के ऊपर 3 है। ठीक है, तो वो इसके ऊपर, ये Q के ऊपर क्या है, 3 है। ठीक है, तो एक तो हमारी ये वाली इक्वेशन बन गई, इसको साइड पे कर ले, ये आगे। दूसरी बात उन्होंने क्या पूछी है कि 2 बल्ब जो है वो वर्किंग है। वर्किंग को हमने किससे डिनोट किया था, P से किया था। ठीक है, तो 2 बल्ब विल बी वर्किंग, मतलब P की पावर क्या होनी चाहिए, 2। ठीक है, इसमें Q की पावर क्या थी, 3 थी। ठीक है, तो P की पावर 2 हमारे पास कहाँ पर है, वो इस इक्वेशन में है, P की पावर 2। ठीक है, एक हमें ये इक्वेशन चाहिए और एक हमें ये, एक वो जिसमें तीनों बल्ब फॉल्टी हैं तो वो ये है, एक वो जिसमें 2 बल्ब वर्किंग है तो वो ये है। जब 3 बल्ब फॉल्टी हैं तो मतलब क्या है, 5 वर्किंग है, जब 2 बल्ब जो है वो वर्किंग है तो मतलब क्या है, 6 फॉल्टी है। ठीक है, ये 2 आ गई हमारे पास, इन दोनों को आप ऐड कर लें। ठीक है, तो हमारे पास जो उसी तरह बिल्कुल आप सॉल्व करें, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसमें जो लिटिल मिस्टेक है वो ये है कि हमारे पास जो C का फार्मूला होता है, जो कम्बिनेशन रूल ऑफ काउंटिंग का होता है, वो क्या होता है कि N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई R फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई N - R फैक्टोरियल। ठीक है, N हमारे पास यहाँ 8 आ गया तो ये होगा 8 फैक्टोरियल, R हमारे पास 5 है तो ये आ गया 5 फैक्टोरियल। तो N - 1 का क्या मतलब है कि 8 - 5, क्योंकि N हमारा 8 है, R हमारा 5 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 - 5
उसका फैक्टोरियल, ठीक है। तो 8 माइनस अगर आप 5 करें तो आपका आंसर क्या आता है 3। तो यहाँ पर 7 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 3 फैक्टोरियल, ठीक है। और अगर आप इसको जब 3 फैक्टोरियल लगा के और बाकी सारा बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो ये नहीं होगा, आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 0.1004। ठीक हो गया। अब आप इसको सॉल्व करके इसके आंसर को चेक कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट उन्होंने हमसे पूछा है कि ऑल बल्ब्स विल बी फॉल्टी और ऑल आर वर्किंग। तो ये पी क्यू हमें बता रहा है कि 8 बल्ब जो है वो सही है, ठीक है, काम कर रहे हैं। और ये Q8 हमें बता रहा है कि 8 बल्ब फॉल्टी है। ठीक हो गया। आप इसको सॉल्व करेंगे, पी की वैल्यू हमारे पास है 5/6, क्यू की है 1/6। इनको आप सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है कि एटलीस्ट 6 बल्ब विल बी वर्किंग, ठीक है। एटलीस्ट का क्या मतलब है कि कम अज़ कम 6, तो कम अज़ कम 6 से क्या मतलब है कि 6 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। 6, 7, 8 ये तीनों उन्होंने पूछे हैं, जिसके अंदर P6 हो, P7 हो, P8 हो, वो तीनों हमें चाहिए। तो ये P6 आ गया, ये P7 आ गया और ये P8 आ गया। इन तीनों को सॉल्व कर ले, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। और एटमोस्ट 2 विल बी फॉल्टी। एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 ख़राब हो, इससे ज़्यादा नहीं। अगर 2 ख़राब हैं तो उस अगर 2 से कम देखें तो या तो 1 ख़राब है या फिर कोई नहीं ख़राब, ठीक है। 0 फॉल्टी या फिर उसके बाद क्या है कि 1 फॉल्टी या 2 फॉल्टी, ठीक है। तो फॉल्टी किससे रिप्रेजेंट होता है? Q से। तो अब हमने किस पे फोकस करना है? Q पे, ठीक है। एक तो हमें Q1 चाहिए, एक हमें Q2 चाहिए और एक हमें चाहिए कि सारे ठीक है, Q0 मतलब नहीं है Q उसमें, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास Q1 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास Q2 वाली इक्वेशन आ गई और ये P8 आ गई कि सारे ठीक है, मतलब कोई भी फॉल्टी नहीं। सही हो गया। इसको आप सॉल्व कर लेंगे एग्जैक्टली उसी तरह फैक्टोरियल को और उसी तरह बाकी सारी चीज़ों को, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 0.865 प्रोबेबिलिटी है कि अगर आपके पास जो मतलब 8 बल्ब हों और उनमें से हमारे पास जो है वो क्या हो, एटमोस्ट 2 फॉल्टी हो, मतलब 2 से ज़्यादा ना हो। अगर आपके जो ठीक और ख़राब होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, वो ये है कि उसमें से हर 6 में से जो है वो 1 बल्ब ख़राब है। ठीक हो गया। ये था जी हमारे पास सिंपल नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोबेबिलिटी का, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी की एग्जांपल्स कि आप इसको किस तरह से फार्मूलाज जो है वो यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल्स में, इसकी क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं। आई होप आपको अच्छी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।